नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। आप तक खबरें आने के कई सारे सोर्स हैं। इनमें से बहुत सी खबरें आपके काम की होती हैं, जो आपके मानस में पेवस्त हो जाती होंगी। कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल समझ में नहीं आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए BSTV लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आएंगे खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें खबर तो यही है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि किन खबरों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो है रफ्तार में मोहन यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैसी स्पीड में है, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर है विंद को तोहफा। अब विंद को तोहफा सुनने में बहुत सामान्य सी बात लग रही है, हालांकि जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इससे आप अंदाजा लगा रहे होंगे, लेकिन उसके भी मायने आपको समझाएंगे। तीसरी खबर है गौ माता है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। गाय को हम माता सिर्फ कहने के लिए कहते हैं या वाकई माता है। चौथी खबर है भूपेन बिना बीना। ये ऐसे एक बार में उच्चारित करने में आपको लग रहा होगा कि शायद कोई प्रूफ की मिस्टेक हम पढ़ रहे हैं। बिना और बीना, इसके मीनिंग समझाएंगे आपको इसी प्रोग्राम के ही जरिए। पांचवी खबर है डिजिटल सरकार, जो एक तरह से नाम से ही, उसके उच्चारण से ही स्पष्ट है। छठी एक खबर है यात्रा में राम राम। राम राम अमूमन एक तरह का संबोधन होता है। जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो बजाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट के राम राम कह देते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में ये चलन है। इसे भी समझाएंगे कि यात्रा में राम राम के मायने क्या है। और सातवीं खबर है बाकी जिलों में ये क्यों नहीं। इन सब पर आपसे बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहली खबर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल से आज तक दो बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। कल उन्होंने घोषणा की कि संभागों और जिलों का परिसीमन किया जाएगा। इसके लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसमें रिटायर्ड IAS अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को भी शामिल किया गया। मनोज जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के PS भी रह चुके हैं और परिसीमन का सीधा ताल्लुक सबसे पहले रेवेन्यू से ही जुड़ा होता है। जिलों और संभागों में जमीनों से जुड़े मामलों को लेकर ग्रामीणों को आना जाना होता है। उन्हें बहुत ज्यादा इस तरह के काम नहीं होते, ज्यादातर मामले उनके पास जमीन के ही होते। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे काम होते हैं। एक बड़ी बात यह है कि अगले साल प्रदेश में मिलेंगे 3 मेडिकल कॉलेज। हमने 2 अनाउंसमेंट की बात की थी, लिहाजा 2 खबरें यहां पर आपको जोड़ के हम दिखा रहे हैं। MBBS की 50-50 सीट भी बढ़ेंगी। सिवनी, मंदसौर, नीमच में शुरू होंगे कॉलेज। अगले सत्र में हो जाएंगी 100 सीटें। तो पहले सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये अनाउंसमेंट, फिर उस पर बात करेंगे। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पे ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब ज़िले तो बढ़ गए हैं, लेकिन ज़िलों की अपनी अपनी सीमाएँ कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े ज़िले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े धार, बड़े बड़े ज़िले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयाँ हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया। तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को
जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये ACS मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड उनके पास ज़रूर पहुंचाएं और वो अपने ज़िलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो हो सकता है हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल। तो डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी का निधन हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने अपने कर्तव्य को 1 मिनट को भी परे नहीं रखा। वे सरकार के मुखिया के नाते अपने दायित्वों की रफ्तार भी बनाए हुए और एक जिम्मेदार बेटे का कर्तव्य भी निभा रहे हैं। उज्जैन में अपने घर सांत्वना देने आने वालों हजारों लोगों से वो नियमित मिलते हैं, यानी अपने दोनों दायित्वों, जैसे मैंने कहा कि उसमें कोई चूक भी नहीं होने दे रहे हैं। अब बढ़े आपको बताते हैं अगली खबर, देखिए क्या है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित रीवा एयरपोर्ट को DGCA का लाइसेंस मिला है, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट से यात्री उड़ानों के साथ ही मालवाहक उड़ानों के परिचालन शुरू करने का भी DGCA ने लाइसेंस दे दिया है। इस एयरपोर्ट के द्वारा रीवा के विभिन्न सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र का भी विस्तार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हवाई यात्रा अब सिर्फ खास लोगों के लिए या विलासिता के दायरे में आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि अब जरूरत बन गई है। कोई भी फ्लाइट ऐसी नहीं जाती जिसे यात्रियों की तंगी हो। रीवा से तो आने वाली जितनी ट्रेनें हैं वो भी हमेशा फुल ही रहती हैं। ऐसे फैसले से यात्रियों का भी फायदा होता है और जब वक्त आता है तो नेताओं को अपनी उपलब्धियां गिनाने का भी एक बड़ा मौका मिल जाता है और ऐसी उपलब्धि उनके खाते में बहुत प्रमुखता से रहती है। प्रसन्नता है कि 78 के बाद मध्य प्रदेश में कोई एयरपोर्ट नहीं बना था, पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास से और हमारे डिप्टी CM श्री राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयास से रीवा में एक नया एयरपोर्ट स्वीकृत किया गया है। मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे प्रदेश में पर्यटन को बहुत बढ़ावा देगा। तो देखा आपने, अभी से ये तय होने लगा कि 78 के बाद से अंडरलाइन करके, तो जैसे मैंने कहा था कि इलाके के लिए तो उपलब्धि होती है, पॉलिटिकल पार्टी और सरकार के लिए भी एक तरह से एक उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करने का एक बड़ी वजह बनती है। अब आज की तीसरी खबर पर बात करते हैं। MP की मोहन यादव सरकार गौ वन विहार बनाने पर विचार कर रही है। एक नया शब्द जो है वो सृजित हुआ है। इन गौ वन विहार में 10,000 से ज्यादा मवेशी रहेंगे, यानी एक गौ वन विहार में 10,000 से ज्यादा मवेशी रहेंगे। प्रदेश में ऐसे 11 से 12 गौ वन विहार बनेंगे। इसके लिए जनजागरण भी चलाने का प्रयास सरकार करेगी और सड़क पर मवेशियों को छोड़ने वाले लोगों पर पेनाल्टी का प्रावधान भी तगड़ा करेगी। हमारे सहयोगी मनोज राठौर से इस बारे में क्या बताया पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने, पहले सुनवाते हैं और उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। पालन मंत्री लखन पटेल साहब मौजूद हैं। सर, एक बड़ा इशू जिसे कहा जाता है कि सड़कों पे मवेशी जो रहते हैं वो आते हैं, जिसके कारण हादसे भी हो जाते हैं, उसको लेके विभाग कई कार्य योजना बना चुका है। अभी किस तरीके से इस पर अंकुश लगाने की कोशिश आपके द्वारा और आपके विभाग के द्वारा की जा रही है? देखिए, ऐसा है, ये जो आपने कहा ये बिल्कुल सही बात है, परंतु इसके लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो जनजागरण की आवश्यकता है। जो लोग पशुपालक खुद अपनी गाय को दूध लगा करके छोड़ देते हैं, उनको जनजागरण की आवश्यकता है। दूसरी बात, इसमें जो हम अभी करने जा रहे हैं, वन्य विहार बना रहे हैं, गौ वन्य विहार। बड़े बड़े 400 एकड़ 500 एकड़ जहां जितनी जमीन अधिकतम उपलब्ध है, उसमें कहीं जितने जानवर, मतलब कहीं 5,000 से लेकर 10,000 15,000 जानवर तक एक वन्य विहार में हम रखेंगे। ऐसे अभी हम लगभग 11 या 12, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, 11 या 12 बना रहे हैं। तो उसमें 1-1.5 लाख के आसपास जानवर तो जो बेसहारा पशु हैं, गाय हैं, वो सब उसमें रखेंगे।
जनता का काफी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, क्योंकि वो दुधारू पशु से तो दूध निकालने के बाद उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। क्या ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरीके के? बिल्कुल वो भी कर रहे हैं, उसमें पेनाल्टी भी लगाने का प्रावधान कर रहे हैं और जो बहुत जल्दी आपको उसके परिणाम देखेंगे। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल, जो कि बता रहे हैं किस तरीके से जो विभाग है वो आने वाले समय में बड़े प्लान के साथ जो है जमीन पर काम कर रहा है और आने वाले समय में काम करेगा। तो सड़कों पर जानवरों और खासतौर पर गायों की जो बहुतायत है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है। वो केवल शहरी इलाके में नहीं, जो लोग भी हाईवे में सफर करते हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि इनके कारण दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं। और ये बिल्कुल दम ठोक कर कहने वाली बात है जो मंत्री जी भी कह रहे हैं और हमारे सहयोगी मनोज राठौर ने भी कहा कि इसके लिए अकेले सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम आप सभी सरकार से ज्यादा जिम्मेदार हैं। गाय को माता कहते जरूर है लेकिन मानते नहीं है। अक्सर उसका दूध दोहने के बाद गौपालक उसे खुले में छोड़ देते हैं और वे सड़कों पर डेरा जमा लेते हैं। सरकार यदि गौपालकों पर जुर्माने की राशि बढ़ाती है तो ये बहुत अच्छा कदम होगा और हम सबको उसकी सराहना करनी चाहिए। गाय को माता सिर्फ कहने के लिए मत कहिए, इसे मानिए भी। कौन ऐसा बेगैरत बेटा होगा जो अपनी मां को ऐसे सड़क में छोड़ देता होगा? इसलिए मैंने कहा कि सरकार से ज्यादा सोचने की जरूरत जनता को है कि वे यदि गायों को पालें तो आवारा न छोड़ें। गाय माता बूढ़ी हो जाए, अपाहिज हो जाए, लावारिस हो जाए तो पहले दौर चला गया, नगर निगम कांजी हाउस रखता था, खिड़क रखता था। हमने ये नियम बदल दिया। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। गौ माता को लावारिस नहीं घूमने देंगे। जो खर्चा लगेगा, आपके यहाँ की गौशाला भी मैं यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपके खेतों में गाय नहीं घुसेगी, आपके घर में ऐसी कोई गाय या गौ माता का कोई वंश का बछड़ा हो, बछड़ी हो, बूढ़ी गाय हो, उसको अवेरने का काम हमारी सरकार करेगी। और केवल इतना ही नहीं, हमारे देश और प्रदेश की तो पहचान दूध और दही की नदियों से होती थी, इसलिए हम केवल गौशाला नहीं खुलवाएंगे, घर घर दूध भी उत्पादन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब 10 गाय से ज्यादा जो रखेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान। तो रखिए 10 गाय से ज्यादा यदि आपको रखना हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अनुदान के चक्कर में रख सकते हो आप, लेकिन ये प्रयास जरूर करिएगा कि उसे सड़कों पर मत छोड़ें। मैं तो एक और सुझाव देना चाहता हूं BSTV के माध्यम से कि कलेक्टर की जिम्मेदारी कर देनी चाहिए इस फाइन करने की। उसके बाद लिस्ट हो कि किसकी गाय, और वैसे भी गाय के कान में जिस तरह का वो लगा देते हैं उससे पता चल जाता है कि इसका मालिक कौन है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। खबर तो मूल रूप से कल की थी लेकिन आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उस खबर में इतना तत्व है, इतना कंटेंट है कि आप उसे जब तक चाहें तब तक विस्तारित कर सकते हैं। खबर थी बीना में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो लाडली बहना योजना के तहत 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में 1574 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 55 लाख लाभार्थियों को भी 332.43 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से मोहन यादव सीएम बने हैं तभी से उनके नाम के आगे तेजी से भैया शब्द जो है वो चस्पा होता जा रहा है और वे भी महिलाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं। इस आयोजन की आज चर्चा 2 वजह से क्यों? उसकी वजह यह है, कल तो हमने पूरा आयोजन आपको दिखाया और आपने देखा भी होगा। तो आज जो चर्चा कर रहे हैं उसकी 2 वजह है। एक तो उस इलाके के सबसे ताकतवर नेता भूपेंद्र सिंह का मंच पर मौजूद नहीं होना, दूसरा उन्हीं के निकटतम प्रतिद्वंदी, अक्सर ये शब्द जो है वो चुनाव में सुना जाता होगा, लेकिन उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले गोपाल भार्गव का एक बयान कि इतनी भीड़ थी कि वे मंच तक आने के लिए पैदल भी चले और 2 व्हीलर से भी। पहले दोनों बयान आपको सुनाते हैं फिर चर्चा करेंगे। मंत्री और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह जी मेरे से फोन पे बात करके गए कि मेरी भी हाजिरी मानना, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। क्या स्वागत किया आपने मुख्यमंत्री जी का। और मुझे तो आज यहाँ जाम लगा था, 2 किलोमीटर पैदल एक मोटरसाइकिल मिल गई तो 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल से यहाँ तक आना पड़ा। शायद मैं पहली बार किसी सभा में मोटरसाइकिल से आया हूँ। तो ये इस बात का प्रतीक है वास्तव में चारों तरफ से जो आपके मन में तमन्ना, आपके मन में जो इच्छा है
आपके मन में जो तड़प है, जो प्यास है, वह रास्ता रोकना जो है, या मुझे रास्ता मिलना नहीं हो, वह वास्तव में आपकी तड़प के कारण, आपकी प्यास के कारण इतने लोग एकत्रित हुए, इतने लोग जुड़े कि हम जाके मुख्यमंत्री जी को सुने। तो गोपाल भार्गव उस श्रेणी के नेता हैं जिनके लिए न केवल वो इलाका सागर और बुंदेलखंड बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं कोई पहचान का संकट नहीं है। बहुत पुराने नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, फिर भी जाम में फंसे रहे, निकल नहीं पाए, टू व्हीलर में आए, कुछ पैदल आए, एक बड़ी बात है ये। और दूसरी जो बात है कि भूपेंद्र सिंह का ना होना ये केवल संयोग है या उनकी व्यस्तता। किसी भी नेता की व्यस्तता इतनी तो नहीं हो सकती कि उनके इलाके में सीएम आए और वो कहीं और इंगेज रहें। दरअसल ये एक तरह के संदेश होते हैं। सागर सिंधिया जी की टीम के आने से पहले ही पंडित भार्गव और भूपेंद्र सिंह के कब्जे की लड़ाई का केंद्र रहा, और अब गोविंद राजपूत के आने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। ये तो मोहन जी की पॉलिटिकल समझ है जो सभी को साधे रखे हुए हैं। अब ये सभी कब तक सधे रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी कई बार पार्टी भी लेती है, केवल चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती नहीं है। या फिर वाकई भूपेंद्र सिंह को काम था, ये हालांकि सहज गले जैसे आपके नहीं उतर रहा होगा, वैसे हमारे भी नहीं उतर रहा है। और अब अगली खबर है एमपी सरकार के एक और फैसले से जुड़ी हुई। एमपी में अब डिजिटल डिग्री और मार्कशीट दिए जाने की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के सरकारी विश्वविद्यालय अब छात्रों को डिजिटल डिग्री और मार्कशीट देंगे। अभी तक उन्हें प्रिंटेड मिलती थी, अब यह बदलाव किया गया। राजभवन के निर्देश के बाद यह बदलाव हुआ है, ऐसी बात कही जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की डिग्री और मार्कशीट एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए मिल सकेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयार कर रहा है। नई व्यवस्था अगले सत्र से लागू कर दी जाएगी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल ने छात्रों को डिजिटल डिग्री और मार्कशीट दी। मेरे पास जो नाम दिया है पीजी के साइंस के एमएससी आईटी के विद्यार्थी यश पाठक, रोल नंबर 2281600029, मेरी अपनी ओर से यश पाठक, he is also a gold medalist, PG MSc IT रोल। इस व्यवस्था के लागू होने से दो फायदे होंगे। एक तो डिग्री और मार्कशीट के फर्जीवाड़े पे पूरी तरह रोक लग जाएगी, फर्जी डिग्री और मार्कशीट नहीं बन सकेगी। इसके साथ ही मार्कशीट और डिग्री का वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा और इसमें तेजी भी आएगी। डिग्री और मार्कशीट अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी में भी उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि डिग्री के वक्त पहने जाने वाले गाउन को बदले जाने की बात भी लंबे वक्त से बहुत सारे नेता कर रहे हैं। कई जगह ये जो समारोह है वो एक नई शक्ल में आया, लोग धोती कुर्ता और पगड़ी बांधकर भी डिग्रियां लेने जाते हैं। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से। विदेश यात्रा पर हाथ में रामचरितमानस लेकर निकले उप मुख्यमंत्री अरुण साव। ये बीजेपी सरकार की पहली विदेश यात्रा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिका की फ्लाइट पकड़ते वक्त रामचरितमानस हाथ में लेकर जाते दिखे उप मुख्यमंत्री साव। राम का नाम लेकर बनी सरकार की पहली विदेश यात्रा राम के साथ ही शुरू हुई। अमेरिका की गवर्नमेंट वाली यात्रा है, ये मनशासकीय यात्रा जिसे कहते हैं, उस पर निकले साव साहब। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वो हिस्सा लेंगे। सुनिए पहले बाइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो सेमिनार आयोजित है, सड़क तकनीक को लेकर, सड़क परियोजनाओं को लेकर यह अध्ययन दौरा है, सेमिनार है। उसमें अमेरिका जाना हो रहा है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी सहित कुछ शहरों में जाकर वहां की सड़क परियोजनाएं, सड़कों की तकनीक, इन सब का अध्ययन होगा और उसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में होगा, इसे लेकर यह यात्रा है। सफर के दौरान कुछ ना कुछ पढ़ना लोगों की आदत भी होती है और समय काटने की मजबूरी भी। 16-17 घंटे की यात्रा होती है अमूमन। अगर आप यूएस जा रहे हैं तो जाहिर है कि समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तय है कि रामचरितमानस तो पढ़ते हुए कोई जाएगा नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे पद्मासन में बैठकर पूजा करने के भाव में पढ़ा जाता है।
फिर हाथ में रखकर वो क्यों ले गए? वो इसलिए हाथ में रखकर ले गए कि दुनिया को ये बताना चाहते थे कि वे भगवान राम की धरती से आए हैं, और अपनी पार्टी और संघ दोनों के नेताओं को भी ये बताना चाहते थे कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चलने की सीख को सार्वजनिक कर रहे हैं। अगली खबर बहुत अच्छी है, हमारे लिहाज से अच्छी है, हर पेरेंट के लिहाज से अच्छी है। वो है जबलपुर की। जबलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ आप देख रहे होंगे वहां के जो कलेक्टर हैं बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, और इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगा। अब वो कार्रवाई रंग दिखा रही है। हाल ही में सीबीएसई ने ऐसा आदेश जारी किया है जो अभिभावकों को राहत देने वाला है। सीबीएसई ने 12 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सभी सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पहली से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने के लिए उनको कहा गया है। प्राइमरी और मिडिल क्लास के लिए भी ये कहा गया कि यदि प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी के अलावा अन्य प्रकाशकों की किताबें पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें जिला प्रशासन समिति एक जो बनी हुई है उसकी अनुमति लेना होगी। लेकिन अन्य प्रकाशकों की किताबों के दाम एनसीईआरटी की किताबों से 25% से ज्यादा नहीं होंगे। जबलपुर कलेक्टर ने सीबीएसई के नोटिफिकेशन के आधार पर जबलपुर के सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए। ये आदेश आगामी सत्र यानी 2025-26 का जो होगा उसमें लागू होगा। इस आदेश से अभिभावकों पर महंगी और स्कूलों के अनुसार किताबें खरीदने का दबाव कम होगा, जो काफी राहत भरा फैसला होगा। सुनिए। सीबीएसई से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है अगस्त के महीने में। उस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक सीबीएसई के जो भी स्कूल हैं वो एनसीईआरटी की ही किताबें चलाएंगे, और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए उन्होंने स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही स्कूलों में चलाई जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने निर्देश पत्र जो है वो यहाँ के स्कूलों के लिए जारी किया है। तो दीपक सक्सेना ऐसा नाम बन गए, यानी कलेक्टर जबलपुर ऐसा एक नाम बन गए हैं जिनकी सारे पेरेंट्स सराहना कर रहे हैं, और लोग ये पूछ भी रहे हैं अब कि एक जिले का कलेक्टर यदि ये कर सकता है तो बाकी के जिलों के कलेक्टर को कौन से हल्दी चावल वाले निमंत्रण की जरूरत है, क्यों वो नहीं करते हैं ऐसा। दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जो जिला समिति है उसने 8 प्राइवेट स्कूलों को अवैधानिक रूप से जो उन्होंने फीस वृद्धि की थी उसको अमान्य कर दिया था। उन्होंने 8 निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूली पर सख्त एक्शन लिया, और इन निजी स्कूलों को बाध्य किया कि वो जो 54 करोड़ 26 लाख रुपए स्टूडेंट से गैर वाजिब तरीके से उन्होंने वसूले वो वापस करें। तो एक बहुत सराहनीय जो निर्णय है वो इन कलेक्टर साहब का है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि रोज आपसे जुड़ी हुई खबरें जिनका सरोकार आपसे है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी हैं, उन पर एक तरह से प्रकाश डालेंगे, उनकी बिटवीन द लाइन आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो दीजिए आज्ञा, अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए BS TV। नमस्कार।